स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आपका वेलकम है। और आज की क्लास में हम लोग कूलाम का नियम देखेंगे। इससे पहले हम लोग देखते हैं कि बिंदु आवेश किसे कहते हैं। बिंदु आवेश मतलब कि पॉइंट चार्ज किसे कहा जाता है। तो देखिए, अगर दो वस्तु हैं, मान लेते हैं कि एक वस्तु ये है और दूसरा वस्तु हमारा ये। अभी ये दोनों वस्तु आवेशित नहीं है। अब अगर इसको आवेशित कर देते हैं, धन आवेशित, तो ये हो गया धन आवेशित, और इसको भी धन आवेशित कर देते हैं तो ये भी हो गया धन आवेशित। अब दोनों वस्तु यहां पर धन आवेशित है, तो यहां पर इस वस्तु के आवेश को बिंदु आवेश कब कहा जाएगा और कब नहीं कहा जाएगा, इसके बारे में हम लोग को समझना है। तो देखिए, अगर कोई दो वस्तु आवेशित है और अगर उन दोनों वस्तु का आकार अगर दोनों के बीच के दूरी की तुलना में, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, यहां से यहां तक है, दोनों के बीच की दूरी की तुलना में अगर बहुत बहुत कम है, तो उस आवेश को कहा जाएगा बिंदु आवेश। अगर किसी वस्तु पर का आवेश उस वस्तु के आकार, यानी अगर किसी आवेशित वस्तु का आकार अगर उन दोनों के बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम है, तो उस वस्तु के आवेश को बिंदु आवेश कहा जाएगा। अगर किसी दो आवेशित वस्तु का आकार, अब इसका आकार अगर देखेंगे तो ये कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, यहां से यहां तक इसका आकार, यहां से यहां तक इसका क्या मिलेगा, हमें डायमीटर मिलेगा, यहां से यहां तक, ठीक है, व्यास मिलेगा यहां से यहां तक, तो ये इतना आकार का है। और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, इसके आकार की तुलना में क्या है, बहुत बहुत ज्यादा है, समझिए। तो अगर इन दोनों का आकार, इन दोनों के बीच की दूरी की तुलना में अगर वस्तु का आकार इन दोनों वस्तु के बीच की दूरी की तुलना में अगर बहुत कम है, तो इस वस्तु पर के जो आवेश होगा उस आवेश को बिंदु आवेश कहा जाएगा। यानी दोनों अगर बहुत दूर होगा तो इस पर जो आवेश होगा वो बिंदु आवेश की तरह दिखाई देगा, एक छोटा ऐसा। जैसे आप समझ सकते हैं कि अगर यहां से किसी तारा को देखा जाता है तो तारा कैसा दिखाई देता है, एक बिंदु की तरह दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में अगर उसको नजदीक कर दिया जाए तो वो बिंदु की तरह तारा दिखाई नहीं देगा। तो यहां पर भी वही बात है कि अगर वस्तु का आकार इन दोनों के बीच की दूरी की तुलना में अगर बहुत कम है, तो उस पर जो आवेश होगा वो बिंदु आवेश की तरह, एक छोटे ऐसे जगह पे आवेश की तरह दिखाई देगा, प्रतीत होगा, इसलिए उसे बिंदु आवेश कहा जाएगा। और अगर दूरी अगर घटा दे हम लोग, अगर इसी वस्तु को अगर उठा करके यहां पर अगर लेके चले आए ये दोनों वस्तु, तो अब देखिए इसका आकार यहां से इतना बड़ा है और दोनों के बीच की दूरी यही है, तो दोनों के वस्तु का आकार दोनों के बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम नहीं है, बल्कि आकार ही ज्यादा है, दूरी कम है, इसलिए अब इन दोनों पर जो आवेश होगा उसे बिंदु आवेश नहीं कहा जाएगा। तो ये यानी वस्तु पर के आवेश को बिंदु आवेश कब कहा जाएगा और कब नहीं कहा जाएगा, ये निर्भर करता है कि दोनों वस्तु के बीच की दूरी कितनी है। अगर वस्तु के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है तो आकार बहुत कम होगा वस्तु का, और इस स्थिति में उस वस्तु पर जो आवेश होगा उसे कहा जाएगा बिंदु आवेश कहते हैं हम लोग। तो बिंदु आवेश हो गया हमारा। अब देखिए, हम लोग को पढ़ना है कूलाम का नियम पढ़ना है। तो अब देखिए, मान लीजिए कि दो वस्तु है, ये भी आवेशित है और इस पर जो आवेश है वो है Q1 मान लेते हैं। इस पर आवेश को कैपिटल Q से या फिर स्मॉल q से सूचित किया जाता है। तो ये वस्तु को आवेशित बना दिए और इस वस्तु पर आवेश कितना है, Q1 है। एक दूसरा वस्तु है जो यहां से इस वस्तु से इतनी दूरी पर है
और ये भी मान लेते हैं कि धन आवेशित है, और इस पर जो आवेश है उसको मान लेते हैं Q2। तो अब देखिए ये दोनों वस्तु, इस वस्तु पर आवेश Q1 है और इस वस्तु पर आवेश अगर Q2 है, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, बल लगेगा। कैसा बल लगेगा, तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा। कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। तो देखिए यहां पर इन दोनों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा, क्योंकि ये भी धन आवेशित वस्तु है और ये भी धन आवेशित है। यहां पर Q1 क्या है, प्लस Q1 होगा, और ये भी क्या होगा, प्लस Q2 होगा। तो प्लस लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे नहीं लिखते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये क्या होगा, धनात्मक आवेश होगा, ये भी क्या है, धनात्मक। अगर ये मान लेते हैं तो देखिए दोनों अगर धन आवेश है, तो धन आवेश के बीच में प्लस प्लस के बीच में हमने क्या बताया था कि क्या लगता है, प्रतिकर्षण का बल लगता है। इसी तरह से अगर दोनों माइनस माइनस होता है, ये भी माइनस ऋण आवेशित किया जाता और इसको भी ऋण आवेशित किया जाता, तो इन दोनों के बीच में भी फिर क्या लगता, प्रतिकर्षण का बल लगता। और अगर मान लेते एक को धन आवेशित बना दिया गया और दूसरे को अगर ऋण आवेशित बना दिया गया है, तो इस स्थिति में क्या होगा कि अगर एक धन आवेशित है दूसरा ऋण आवेशित है, तो दोनों में क्या रहेगा, आकर्षण का बल लगेगा। तो देखिए अगर दो आवेश है, चाहे प्लस प्लस हो, चाहे माइनस माइनस हो, चाहे प्लस माइनस हो, बल लगेगा। या तो आकर्षण का बल लगेगा या प्रतिकर्षण का बल लगेगा। अगर समान प्रकार का आवेश है तो प्रतिकर्षण का बल लगेगा, और अगर असमान प्रकार का आवेश है तो आकर्षण का बल लगेगा। तो यहाँ पर अगर दो आवेश है तो दोनों के बीच लगने वाला बल, इसके बारे में कूलम नामक वैज्ञानिक ने अध्ययन किया और लोगों को बताया कि दो आवेश के बीच में जो लगने वाला बल होता है, दो आवेश के बीच में लगने वाला बल या तो आकर्षण का या प्रतिकर्षण का, कुछ भी हो सकता है। दो आवेश के बीच लगने वाला जो बल होता है, बल को हम लोग F से सूचित करते हैं। वह बल इन दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल, दोनों आवेश के परिमाण, ये मैग्नीट्यूड है, दोनों आवेश के और परिमाण के, मैग्नीट्यूड लगा दिए तो परिमाण के गुणनफल, तथा इन दोनों के बीच लगने वाला बल, दोनों के बीच के दूरी, मान लेते हैं कि दोनों के बीच की दूरी क्या है, r है। यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी क्या है, r है। तो दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों यानी दो आवेश अगर एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, तो दोनों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल और दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे लिखा हुआ है 1/r²। तो बल निर्भर करता है Q1 × Q2 पर, दोनों के आवेश पर, और बल निर्भर करता है दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके अलावा जो बल होता है F होता है, वो इन दोनों के बीच के माध्यम पर भी निर्भर करता है। बल माध्यम पर भी निर्भर करता है। इसको भी याद रखना है कि इन दोनों के बीच का माध्यम क्या है। अगर मान लेते हैं वायु है तो लगने वाला बल होगा। अगर मानते हैं वायु के जगह पे अगर इसको जल में रख दिया गया है, तो अभी इन दोनों के बीच का माध्यम क्या है, जल हो गया। तो उस समय जो बल लग रहा होगा उस बल का मान बदल जाएगा। अगर मान लेते इन दोनों को तेल में रख देते हैं, तो तेल में रख करके अगर दोनों के बीच लगने वाले बल को देखा जाएगा तो उसका मान बदल जाएगा, क्योंकि दो आवेश के बीच लगने वाला जो बल होता है वो माध्यम पर भी निर्भर करता है। तो ये 3 बात याद रखना है। तो देखिए अगर इस तीनों को मिलाएंगे तो अगर दोनों को एक साथ मिला के लिखिए, इसको हम डिस्कस करेंगे आगे। इन दोनों को अगर मिला के लिखा जाए अगर मैथ के रूप में, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, अर्थात इसी को मैथ के रूप में लिख सकते हैं कि F समानुपाती का चिन्ह देंगे और यहां पे लिखेंगे Q1 × और ये हो जाएगा
Q2 और बटा में क्या हो जाएगा R स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को एक साथ मिला के लिखिए, ये सब हटा देते हैं। तो यहां पर देखिए क्या हो गया हमारा कि कूलम नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग से ये बतलाया कि दो आवेश के बीच लगने वाला जो बल होता है वो दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको थोड़ा नीचे करके लिख देते हैं, ये हमारा हो गया इस तरीके से। अब थोड़ा ठीक लगेगा देखने में आपको। अब देखिए समानुपाती का जब चिन्ह हटाया जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि जब समानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है तो क्या देंगे, एक नियतांक देंगे। ये k क्या है, यहाँ पर एक नियतांक है। यहां से उतारेंगे तो ये हो जाएगा Q1 और ये हो जाएगा Q2 और यहां पर क्या हो जाएगा R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जहां k क्या है लिखेंगे, जहां k को कूलम नियतांक कहते हैं। जहां Q को क्या कहा, K को क्या कहा जाता है, कूलम नियतांक कहा जाता है। तो देखिए कूलम साहब का ये कहना था कि दो आवेश के बीच में लगने वाला बल उन दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब बल की दिशा, अब देखिए बल क्या है, एक सदिश राशि, इसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। तो ये तो परिमाण निकालने का सूत्र हो गया। अब दिशा के बारे में उन्होंने क्या कहा, तो दिशा के बारे में ये कहा कि बल की दिशा हमेशा इन दोनों बिंदु आवेश को मिलाने वाली जो रेखा होगी, यानी इन दोनों आवेश को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसी के अनुदिश होगा, यानी उसी पर होगा। या तो बल की दिशा इस तरफ हो सकता है या तो इस तरफ हो सकता है। दोनों को अगर मिलाएंगे यही ना इस तरह से लाइन जाएगा, तो इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा होगा उसी पर होगा। तो अगर मान दोनों अगर धन आवेश है तो ये इस पर प्रतिकर्षण का बल लगाएगा और बल की दिशा क्या होगा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को मिलाते हुए जो बल की दिशा होगा वो इस तरफ होगा, यानी ये बल की दिशा होगा इस तरफ। और ये जो इसमें बल लगाएगा तो यहाँ से दोनों को लाइन मिलाते हुए अगर सोचा जाएगा तो ये इस पर इस तरफ लगाएगा, तो यहां से ये इस तरफ लगाएगा। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। यानी बल की दिशा क्या होगा, दोनों को मिलाने वाली रेखा, यहां से इस तरह से मिला सकते हैं नहीं, तो इस दोनों को मिलाने वाली दोनों बिंदु आवेश को जो मिलाने वाली रेखा होगा उसी के अनुदिश होता है। इसको हटा देते हैं, समझाने के लिए था। इसको फिगर ए मान लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमारा हो गया। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे जब बढ़ेंगे तो यहां से यहां तक हो गया हमारा। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं आगे, कि अब देखिए चूंकि k को क्या कहते हैं, कूलम नियतांक कहते हैं, और k बराबर क्या होता है, चूंकि लिखेंगे k बराबर होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन, इसको कहते हैं k, जहां कूलम नियतांक है, और वो क्या होता है, k बराबर होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन, जहां लिखेंगे जहां ये है आपका इप्सिलॉन, इसको कहते हैं इप्सिलॉन। ये आपको इप्सिलॉन हो गया, इसको इप्सिलॉन कहा जाता है, ई की तरह होता है को, और इसे कहा जाता है निरपेक्ष माध्यम की निरपेक्ष विद्युशीलता। माध्यम की निरपेक्ष विद्युत शीलता।
तो इसे कहा जाता है एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन क्या है? ये है माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, इसे कहते हैं। अब देखिए, तथा लिखेंगे कि एप्सिलॉन बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू होता है एप्सिलॉन आर होता है। इसको कहेंगे पढ़ा जाएगा एप्सिलॉन नॉट और इसको पढ़ा जाएगा एप्सिलॉन आर पढ़ा जाएगा। जहां लिखेंगे, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये है एप्सिलॉन नॉट को, इसे कहा जाता है निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं इसे। निर्वात की विद्युतशीलता कहा जाता है। और एप्सिलॉन आर को कहा जाता है आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो देखिए, यहां के बाद यहां जाना है, इसे कहा जाता है एप्सिलॉन आर को कहा जाता है आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसे कहा जाता है आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। हम इसके बारे में बताएंगे, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो इसके लिए भी क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं। तो K बराबर हो जाएगा, तो यहां से हम लिख सकते हैं, तो इसलिए K बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। गुणा का चिन्ह हटा दिए यहाँ पे से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग, कहा लिखेंगे समीकरण इसको मान लेंगे 1। तो समीकरण 1 से हम लोग लिख सकते हैं, समीकरण 1 से F बराबर हो जाएगा, देखिए K की जगह पे इतना रखेंगे, पहले लिख देते हैं, F बराबर हो जाएगा K और Q1 इंटू Q2 और बटा में क्या हो जाएगा R बराबर K की जगह पर अगर इसका मान भरेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R और ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2 और बटा में क्या हो जाएगा R स्क्वायर हो गया। ये देखिए, ये हम लोग का एक सूत्र बन गया। अब ये जो सूत्र है वो किसी भी माध्यम के लिए मान्य है, यानी आवेश के बीच का कोई भी माध्यम हो उसके लिए ये वाला सूत्र हमारा क्या है, ये वाला सूत्र हम लोग लगा सकते हैं। ये वाला सूत्र कोई भी माध्यम हो, समझिए, अगर कोई भी माध्यम होगा, जब भी कोई दूसरा माध्यम होगा तो यहाँ पर इसका मान दिया रहेगा, यानी आपेक्षिक विद्युतशीलता का भी मान आपको दिया रहेगा। अब देखिए, अगर मान लेते हैं कि दोनों के बीच का अगर माध्यम क्या है, जल है, या फिर नहीं सॉरी, दोनों के बीच का माध्यम अगर वायु है या निर्वात है, वायु या निर्वात के लिए लिखेंगे वायु अथवा निर्वात के लिए। तो देखिए, वायु अथवा निर्वात के लिए क्या होता है, ई आर का जो मान हो जाता है, यानी आपेक्षिक विद्युतशीलता का जो मान हो जाता है वो 1 होता है। याद रखना है कि निर्वात अथवा वायु के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान क्या होता है, 1 होता है। और इसके अलावा कोई भी दूसरा माध्यम होता है तो उसके लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान 1 से ज्यादा होता है। जैसे अगर दोनों के बीच में अगर पानी है, जल है, या दोनों के बीच में अगर तेल है, दोनों आवेश के बीच में अगर माध्यम अगर तेल है या जल है, तो इन सब स्थिति में क्या होता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता ई आर का जो मान होता है वो 1 से ज्यादा होता है। और निर्वात अथवा वायु के लिए क्या होता है, ई आर का मान क्या होता है, 1 होता है। इसको याद रखना है,
ई आर का मान क्या होता है, 1 होता है। तो अगर ई आर का मान यहाँ पर 1 रखेंगे और 1 को क्या करेंगे, इन सब से अगर गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, इतना ही मिलेगा हमें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही मिलेगा। अगर ई आर का मान यहाँ पे 1 भर दें और 1 को इन सब से अगर गुना करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से, तो हमें क्या मिलेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही मिलेगा। तो यहां से हम जो लिख सकते हैं, तो इसलिए F बराबर हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा K और ये हो जाएगा Q1 Q2 Q1 इंटू Q2 बटा क्या हो जाएगा, R स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर के जगह पे यहाँ पे 1 भरे, 1 को इससे गुना करेंगे तो इतना ही मिलेगा और यहाँ हो जाएगा Q1 इंटू Q2 और बटा में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा, ये R स्क्वायर है। देखिए ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है, ये वाला जो सूत्र है वो किसके लिए है, ये वाला सूत्र उस स्थिति में है कि जब दो आवेश के बीच का माध्यम क्या होना चाहिए, दो आवेश के बीच का माध्यम होना चाहिए, निर्वात होना चाहिए या फिर वायु होना चाहिए। तो उस स्थिति में ये वाला सूत्र हम लोग लगाएंगे और प्रॉब्लम बनाएंगे। और अगर निर्वात अथवा वायु के अलावा कोई दूसरा माध्यम है आवेश के बीच में, तो ये वाला सूत्र याद रखना है, F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहाँ K बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R होता है। निर्वात अथवा वायु के लिए F बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहाँ K बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये हम लोग का बन गया दो फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे सिंस, चूंकि एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और ये हो जाएगा, इसका जो यूनिट मात्रक हो जाएगा वो मात्रक आपका हो जाएगा, यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इसको इस तरफ लेके चले जाएंगे, इसको इस तरफ लेके आएंगे। हाँ, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर एप्सिलॉन नॉट का मान यहाँ पे रखा जाए और 4 और पाई का मान रखा जाए, इन तीनों को गुना किया जाए और फिर इसको इससे भागा दिया जाए, यानी एक को इन सब से भागा दिया जाए, तो इस स्थिति में जो K का मान हमें मिलेगा, K बराबर ये इतना है, तो इस स्थिति में जो K का मान मिलता है वो मिलता है कितना, चूंकि इतना बराबर इतना होता है, तो इसलिए K बराबर हम लोग को मिलेगा, यानी इस पूरे का मान मिलता है 8.987 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर मिलता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि K का मान क्या है, लगभग हम लोग लिख सकते हैं 8.98 को क्या लिख सकते हैं, 8.9 को क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, 8.9 को क्या लिख सकते हैं, 9 के लगभग लिख सकते हैं, इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये वाला भी ये याद रखना है मान, K का मान कितना होता है, निर्वात अथवा वायु की स्थिति में जो K का मान होता है वो होता है 9.9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसका मान K का मान यहां से इसको भरेंगे, Q1 Q2 का मान आपको दिया रहेगा उसको भरा जाएगा और R का मान दिया रहेगा उसको आप भरेंगे। और इसके बाद क्या कर सकते हैं कि आप इस सूत्र से आप प्रॉब्लम बना सकते हैं। तो हम लोग अगले वाली क्लास में क्या करेंगे, इसका प्रॉब्लम देखेंगे, कैसे कैसे प्रॉब्लम बनाया जाता है। समझिए, याद आपको क्या रखना है कि निर्वात अथवा वायु के लिए ये वाला सूत्र है, यानी F बराबर होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहां K बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है।
और अगर कोई दूसरा माध्यम है तो उसके लिए होता है F बराबर K Q1 Q2 by R स्क्वायर, जहाँ K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R होता है। तो ये दो फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज याद रखना है ये कि कोई भी दूसरा माध्यम यानी निर्वात अथवा वायु के अलावा जब भी कोई दूसरे माध्यम में आवेश को रखा जाता है, आवेश को जब रखा जाता है, जैसे इन दोनों आवेश को अगर मान लेते हैं जल में रख दें या तेल में रख दें या कोई भी दूसरे माध्यम में रखें, तो इस स्थिति में क्या होता है, F बराबर देखिए होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R, और एप्सिलॉन R का मान हमेशा 1 से ज्यादा होता है। तो 1 से ज्यादा अगर मान होगा इसका, तो ये अगर 1 से ज्यादा होगा, समझिए, तो ये नीचे में, ये अगर बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा। यानी कि याद ये रखना है कि निर्वात अथवा वायु के अलावा जब भी आवेश अगर किसी दूसरे माध्यम में रखा हुआ होता है, तो इस स्थिति में उन दोनों के बीच लगने वाला बल क्या होता है, घट जाता है। उन दोनों के बीच लगने वाला बल क्या होता है, घट जाता है, क्योंकि माध्यम इन दोनों के बीच लगने वाले बल को क्या करता है, घटा देता है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे है वायु, अब इसी को यहाँ पे जल से भर दिए, तो जल से अगर आप भर दीजिएगा, जल में रख दीजिएगा, तो इन दोनों के बीच लगने वाला बल क्या हो जाता है, घट जाता है। यानी जब भी किसी दूसरे माध्यम में निर्वात अथवा वायु के अलावा आवेश को रखा जाता है और उन दोनों के बीच का बल अगर देखा जाएगा, तो वो बल क्या हो जाता है, घट जाता है। समझिए, उतना टाइम से घट जाता है, यानी ER का जो मान होगा, समझिए उतना गुना से क्या होता है, ये कम हो जाता है। और अधिक क्या होता है, सबसे अधिक होता है बल का मान किसमें, निर्वात अथवा वायु में आपको सबसे अधिक मिलेगा, दूसरे माध्यम में आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो ये कूलम का नियम है, कूलम का नियम इसे कहते हैं कूलम का नियम। तो कूलम का ये नियम कहता है कि अगर दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा हुआ है, तो उन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब लिखेंगे कैसे, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसके बारे में परिभाषा दिया रहेगा, इसके बारे में लिखा रहेगा, और कूलम का नियम, इसके बारे में आपको कूलम का नियम का स्टेटमेंट जो होता है वो लिखा हुआ होगा। उसके लिखने के बाद आपको यहाँ से क्या करना है, उतारना है। जहां से आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा कि फिगर ए से वीडियो से उतार लें, तो फिर आपको ये वाला दोनों फिगर बनाना है और यहाँ से क्या करना है, इस तरह से पूरा उतारते हुए वहां तक चले जाना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में इसके जो कूलम के नियम पे हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे, है ना। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।